Again, I'm here with a brand new video regarding PMC paid tests और ये पिछली वीडियोस में भी आपको क्लियर होगा कि ये सीरीज़ जो है ये एम डी कैट 2025 के लिए प्रिपरेशन सीरीज़ है और इसमें हमने चैप्टर वाइज जो PMC पेड टेस्ट्स ऑलरेडी कंडक्ट किए गए प्रोवाइड किए गए थे स्टूडेंट्स को 2021 में उनमें यहाँ पर जो ई प्रिपेयर ऑनलाइन एकेडमी है इन्होंने इसको कंपाइल किया है चैप्टर वाइज और हम उसी डॉक्यूमेंट से हेल्प आउट करके स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म मैंने प्रोवाइड किया है जिसमें वो इन एमसीक्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग सही तरह से कर सकते हैं। मेरा मकसद यहाँ पर उनको प्रॉपरली उस एमसीक्यू का समझाना है, सिर्फ उसका जवाब नहीं देना, ताकि उनकी सही तरह से प्रिपरेशन हो सके जो आगे टेस्ट आ रहा है 2025 का। और यहाँ पर वेव्स का आज चैप्टर पार्ट 5 हम कर रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर वेव्स के पोर्शन में काफ़ी मोर देन कोई 280 एमसीक्यूज़ आए हुए हैं। आई गेस 280 नहीं, कोई 225 है कि 230 है। सो 100 एमसीक्यूज़ हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। उनकी लिंक्स जो हैं मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा वेव्स के। बाकी भी प्लेलिस्ट जो है वो 2025 की, वहाँ पर आप दूसरे चैप्टर्स के भी एमसीक्यूज़ की सोल्यूशन देख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम सीरीज़ है जिसमें आपको बहुत सही तरह से रिज़ल्ट्स जो आपके पास एमसीक्यूज़ के रिज़ल्ट आंसर होते हैं उनको सही तरह से समझाने की कोशिश की गई है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो इससे फ़ायदा ले सकें। सो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 101 की तरफ। सो क्वेश्चन में हमारे पास स्टेटमेंट ये है दैट द स्टेशनरी वेव्स can be set up on the string only with the frequencies of harmonic series determined by। अब आप पहले स्टेटमेंट्स देखें, फिर उसके बाद मैं आपको जवाब बताता हूँ और ज़ाहिर है इस दौरान आप पॉज भी कर सकते हैं, आप खुद भी थोड़ा सा इस पर सोचें। द टेंशन लेंथ एंड mass per unit length of the string, the tension and the mass per unit length of the string only, इस पर गौर करें। the length and mass per unit length of the string only, the tension and length of the string only। अब आप देखें, अगर ये ओनली वाले ऑप्शंस, ओनली वाले वर्ड्स हम सिर्फ हटा दें तो इनमें पॉसिबिलिटी जो है ये बी, सी और डी की भी आ जाती है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर ये ओनली का लफ्ज़ इसलिए यूज़ किया है कि बाकी कोई और चीज़ नहीं। और ज़ाहिर है आपको इसका जवाब पता कैसे चल सकता है, उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए है इसकी जो बेसिक इक्वेशन है टी इज़ इक्वल टू सॉरी एफ एन इज़ इक्वल टू एन एफ वन। और ये बेसिकली जो काम है वो सारा का सारा F1 चलाता है, क्योंकि ज़ाहिर है ये FN उसकी मोर अदर हार्मोनिक सीरीज़ की वैल्यूज़ हैं। सो F1 की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन में अगर आप देखें सो वो है 1/2L एंड T डिवाइडेड बाई M स्क्वायर रूट। और इसमें यह चीज़ मेंशन मैं करूँगा कि ये टेंशन जो T जो है ये टेंशन है, M स्मॉल m जो है ये मैस पर यूनिट लेंथ है और L ज़ाहिर है, क्लियर है नाम से कि ये लेंथ है। अब इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा आप उस इक्वेशन को अगर आप देखें और इन ऑप्शंस को देखें तो इसमें देखें टेंशन, लेंथ एंड मास पर यूनिट लेंथ, तो ये तीनों चीज़ें इक्वेशन के अंदर पड़ी हुई हैं। तो इस तरह से ये बी, सी और डी ऑप्शंस कट जाते हैं क्योंकि उसमें वो कुछ का जिक्र कर रहे हैं और उसके साथ ओनली भी लगा रहे हैं। इस तरह ओनली यहाँ पर भी और ओनली यहाँ पर भी। सो इस सिचुएशन में आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन ए। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको समझ आनी चाहिए है। अब ये रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसको बड़े सही तरीके से इनके जवाबात में जो ऑप्शन हैं उनमें आपको फंसाने की कोशिश की गई है। और यही चीज़ मैं अक्सर ये स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि स्टेटमेंट क्वेश्चंस की मुश्किल हो, आंसर्स के जो ऑप्शंस हैं उनमें भी आपको डिस्टर्बेंस आपके लिए हो सकती है, आपको प्रॉब्लम आ सकती है। 02 स्टेटमेंट हमारे पास इसकी बन रही है दैट लेट एल बी द लाइट सोर्स, इट्स इंटेंसिटी एट द डिस्टेंस ऑफ 3x फ्रॉम एल इज आई। तो ये पहले पैरामीटर्स है। व्हाट इज इट्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट द डिस्टेंस 2x फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट। तो अब ज़ाहिर है इसमें जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए जो फार्मूला अप्लाई होता है दैट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, तो ये क्या होगा, आई आप इंटेंसिटी के लिए लिख लें और इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
डी स्क्वायर। डी जो है वो लेंथ है या वो सेपरेशन है। सो अब गिवन इंफॉर्मेशन में जो हमारे पास कंडीशन है उसके मुताबिक क्या है कि इंटेंसिटी एट 3x के लिए अगर हम रिज़ल्ट निकालें, सो आई हमारे पास बन जाएगा 1/3x²। इट विल बी इक्वल टू, फर्दर ये हमारे पास अगला स्टेप जाएगा, आई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 9x²। ठीक हो गया। ये जो चीज़ है इसको ज़ाहिर है आप आई कह दें। फिर हम उसके बाद जाते हैं 2x पर, और 2x के लिए भी ज़ाहिर है इसी तरह से हमें रिज़ल्ट निकालना है, लेकिन उसको हम आई प्राइम कर देंगे या आई बार। ये बन जाएगा 2x²। इससे रिज़ल्ट आएगा 1/4x²। अब हमें किस चीज़ की वैल्यू चाहिए है? आई प्राइम की। तो हम आई बार डिवाइडेड बाई आई का रेशो ले लेंगे और इनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ लिख देंगे। सो 1/4x² आई प्राइम के लिए, और 1/9x²। तो दोनों को प्रॉपर रीअरेंज कर लेंगे, 1/4x², और ये वाला डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर है उसको उल्टा कर देंगे, 9x² डिवाइडेड बाई 1। x² यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, कैंसल आउट, और रिज़ल्ट हमारे पास आएगा आई प्राइम डिवाइडेड बाई आई इज़ इक्वल टू 9/4। इस आई को इधर शिफ्ट कर दें और आपको आपका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, दैट विल बी, इसको इधर से हटा दें, इधर लगा दें। सो 9/4 आई, ये आपके पास क्या होगी? रिजल्टिंग इंटेंसिटी होगी। सो लाइट के बारे में, उसकी इंटेंसिटी के बारे में एक क्वेश्चन है। जाहिर है वैसे तो ये टॉपिक जो है डायरेक्टली कोर्सेज में इसकी थोड़ी सी ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, तो उसी के बेस पर फेडरल उसमें पंजाब बुक में और फेडरल बोर्ड में, तो उसी के बेस पर ये क्वेश्चन जो है वो उन्होंने क्या किया है, बनाया है। और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आसानी से इसको हल किया जा सकता है, लेकिन थोड़ी सी सोच की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ ट्रेवलिंग वेव that have a phase difference of pi/3 is 5 centimeter. If the wave has a frequency 500 hertz, what is the speed of the wave? अब देखें यहाँ पर जो क्वेश्चन की बनावट है उसके मुताबिक फेज डिफरेंस फाई की वैल्यू दी गई है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी गई है, और इन दोनों तरह के दरमियान जो फासला है वो बताया गया है। तो अगर हमें इसको सॉल्व करना होगा सो फाई की वैल्यू है pi/3, फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्स, और क्या चीज़ थी? इन दोनों के दरमियान, पॉइंट्स के दरमियान जो फासला है x, वो है 5 सेंटीमीटर। रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है? स्पीड की है। तो ज़ाहिर है हमें स्पीड के लिए क्या चाहिए है? एफ लेमडा। तो ज़ाहिर है एफ की वैल्यू तो अवेलेबल है, लेमडा की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी? ये इक्वेशन जो मैं पहले भी यहाँ पर वीडियोस में यूज़ कर चुका हूँ, फाई इज़ इक्वल टू 2π/λ इंटू एक्स। तो इससे आप आसानी से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, सॉरी लेमडा की वैल्यू। ठीक है, तो वो हमें पता चल जाएगी। ये तो फाई की वैल्यू पुट कर दें, फाई बनेगा pi/3 2π/λ, और एक्स की वैल्यू पुट कर दें 5 सेंटीमीटर। सो ये आपके पास क्या क्या चीज़ें अब इसमें कैंसिल हो जाएंगी? ये पाई कैंसिल हो जाएगा, लेमडा को इधर शिफ्ट कर दें तो लेमडा विल बिकम, और ये 3 को इधर शिफ्ट कर दें, 3 2s are 6, और 6 5s are 5 से मल्टीप्लाई होगा 30। चूँकि ये रिज़ल्ट सेंटीमीटर में इसलिए आएगा क्योंकि ये यहाँ पर x की वैल्यू सेंटीमीटर में ली गई है। सो इसको फिर आपने 0.3 मीटर लगा देना है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ। v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा, 500 को मल्टीप्लाई करना है 0.3 से, 0.3/10 आ जाएगा। 3 हम इसको 0.3 को 3/10 की फॉर्म में लिख दें, 10 10 कैंसल, और 3 को 50 से मल्टीप्लाई करके आपके पास रिज़ल्ट आएगा 150। सो इस तरह से जो आंसर आपके पास मिलेगा दैट विल बी 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया।
ये क्वेश्चंस वैसे तो स्टेटमेंट से थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है इनकी प्रैक्टिस जो है मैं ज़रूरी ये समझूंगा कि ये क्वेश्चन जब मैं आपको समझाता हूँ तो उसको दोबारा से भी किसी और वैल्यू के लिए उसको प्रैक्टिस किया करें। खैर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी चेंज किया करें, ये भी चेंज किया करें, फाई की वैल्यू भी, ताकि आपकी एक तरह से उसकी रेडीमेड प्रैक्टिस अवेलेबल हो, ताकि फ्यूचर में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर हों। ओके जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्टेशनरी वेव्स कैन बी सेट अप ऑन द स्ट्रिंग ओनली विद द फ्रीक्वेंसीज ऑफ हार्मोनिक सीरीज डिटरमिन्ड बाई। तो ये 101 वाला क्वेश्चन दोबारा से यहाँ पर रिपीट हुआ है, और इसका आपके पास जवाब जो है वही ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि ऑप्शंस भी वही आ रहे हैं, अटेंड द टेंशन लेंथ एंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इसी वीडियो के स्टार्ट में ये आया हुआ है, तो आप उसको मतलब आपने ऑलरेडी चेक कर लिया होगा। The points which are in phase are separated from one another through a distance of। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन उन्होंने पिक किया है, फेज डिफरेंस आर विच आर इन फेज आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ वन वेवलेंथ। अब जाहिर है यहाँ पर तो वन वेवलेंथ की बात हो रही है, बट बेसिकली इस स्टेटमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, टू क्लोजेस्ट पॉइंट्स, ठीक है। क्योंकि जो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट होंगे उनके दरमियान सबसे कम से कम फासला अगर वो सेम फेज में है तो वो क्या होगा, वन वेवलेंथ। इसको मैं समझाता हूँ आपको, मैं जो कह रहा हूँ ये किस बुनियाद पर कह रहा हूँ। मिसाल के तौर पर आप एक वेव ड्रॉ करते हैं, ये हमने वेव ड्रॉ की। अच्छा, अब देखें इसमें ये जो पॉइंट है मैं जिसको ब्लैक कर रहा हूँ, ये वाले पॉइंट्स मैं इनको नाम देता हूँ ए, बी, सी और डी। अब आप देखें अगर ए और बी को देखा जाए तो ये बिल्कुल मीन पॉइंट पे नज़र आते हैं, लेकिन ये आउट ऑफ फेज है। क्यों? क्योंकि एक आपको मैंने पहले भी बताया था नीचे की तरफ इस टाइम में आगे जाएगा, ये वाला जो वेव उसका ट्रेवल कर रही है, और एक ये ऊपर की तरफ है। अब अगर मैं इसको ए से लेकर सी तक लेकर जाऊंगा तो ये तो वो दो पॉइंट्स हैं जो एक दूसरे के करीब भी हैं, सबसे ज़्यादा करीब हैं, प्रोवाइडेड के सेम फेज में, हालांकि ए और बी तो सबसे ज़्यादा करीब है इसके मुकाबले में। सो इस वजह से कम जो गैप है वो लैम्डा होगा। लेकिन इसी तरह से एक और पॉइंट ई, ए और ई ये भी सेम फेज में है, लेकिन इनके दरमियान फासला 2 लैम्डा का है। तो इस वजह से यहां पर स्टेटमेंट में चेंजेस होनी चाहिए हैं, शॉर्टेस्ट क्लोजेस्ट पॉइंट्स, ठीक है। अदरवाइज दो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान 3 लैम्डा का, सॉरी दो पॉइंट्स हैं वो सेम फेज में हैं, उनके दरमियान 3 लैम्डा का भी गैप हो सकता है, मतलब इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा उसका आंसर हो सकता है, ठीक है। लेकिन जाहिर है ऑप्शंस में यहाँ पर कोई और दूसरा नहीं था, वन वेवलेंथ वाला करेक्ट था, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है दैट इन पीरियोडिक वेव द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स इज नोन एज। पीरियोडिक वेव में द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, अगेन ये इसी क्वेश्चन को पूछने का एक दूसरा तरीका है, जैसे कि पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये क्या है, ये इस क्रेस्ट का और इस क्रेस्ट का, पॉइंट ए पहले क्रेस्ट का और पॉइंट टू या पॉइंट सी जो है वो दूसरे क्रेस्ट का स्टार्ट है। सो इस वजह से ए और बी मतलब ये दोनों क्रेस्ट के स्टार्टिंग पॉइंट हैं, इनके दरमियान जो फासला होगा वो कितने के बराबर होगा, वेवलेंथ। 107 क्वेश्चन, द फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट रिवील्स दैट लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। क्यों? क्योंकि ट्रांसवर्स जो पोलराइजेशन का प्रिंसिपल है ये ट्रांसवर्स वेव्स तो शो कर सकते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ये एक्सप्रेशन नहीं दे सकते, ठीक है, ये एग्जिबिट नहीं कर सकते। सो इस वजह से पोलराइजेशन की बेस पर हम लाइट के बारे में कहेंगे कि ये क्या है, ट्रांसवर्स। ये आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 108 अगेन एक आ रहा है, आपको क्वेश्चन मिल रहा है, द स्पीड ऑफ साउंड इन रबर ब्यूटाइल इज
1830 मीटर पर सेकंड. If its density is 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब then its elastic modulus would be. ये वैसे भी आपके कोर्स में से आउट है, ठीक है, तो इसको ज़्यादा इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर. और ये जो मैं कह रहा हूँ ये इस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि वैसे तो ये इक्वेशन जो है ये आपके स्पीड ऑफ साउंड की इक्वेशन है, लेकिन मसला क्या है यहाँ पर? मसला ये है कि v की वैल्यू जो है वो लिखी गई है 1830 मीटर पर सेकंड, और जो डेंसिटी की वैल्यू है दैट इज़ 1.35 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो जाहिर है पहले तो चलें इसको आप ग्राम पर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे, ये इतना बड़ा मसला नहीं है. वो हो जाएगा 1350 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. फिर उसके बाद जब आप इसकी इलास्टिसिटी की वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी. सो 1830 का स्क्वायर लेना पड़ेगा बिकॉज इट विल बिकम v स्क्वायर इज इक्वल टू e बाई रो, और e आपके पास आ जाएगा v स्क्वायर इंटू रो. अब उसमें 1350 को, अब ये v स्क्वायर जो है 1830 का स्क्वायर, इट्स अ हेक्टिक जॉब अगेन, थोड़ा सा आप कर सकते हैं, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है दैट विल बिकम 334890, और उसको आपने फिर 1350 से मल्टीप्लाई करना है, और इससे जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा दैट विल बी 4.5 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो ये जो रिज़ल्ट है या ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, ये वैसे तो आप प्रैक्टिस से कर सकते हैं, लेकिन इसमें मसला ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स विल नीड कैलकुलेटर, ठीक है, और टेस्ट में आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होता. सो उस लिहाज पर मैंने ये कहा, अदरवाइज इफ़ समवन इज़ इंटरेस्टेड वो इसको आसानी से कर भी सकता है. थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, बाकी जो है न्यूमेरिकल इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है. बस सिर्फ उसमें आपने जो मैथमेटिक्स है वो मल्टीप्लिकेशन वो सारी चीज़ें और स्क्वायरिंग आपको आनी चाहिए है. क्वेश्चन नंबर 109 है, द फेज एंगल between 2 points and a medium is 4 pi by 5. What is the separation between these 2 points if the wavelength of the wave is 5 meter? So again उसी किस्म का क्वेश्चन है, थोड़ा सा वो स्पीड वाला पॉइंट इन्होंने हटा दिया है. फाई की जो इक्वेशन हम बार बार यूज़ कर रहे हैं 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स. सो इसमें आप वैल्यूज़ लगा दें, 4 पाई ओवर 5 इक्वल्स 2 पाई बाई लैम्डा, और लैम्डा की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी दी गई है 5 मीटर, और सेपरेशन मालूम करनी है x. सो यहाँ से क्या क्या की चीज़ें कैंसिल होंगी? पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 5 5 कैंसिल हो जाएगा. सो x की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर्स. तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो गैप होगा, जिनके दरमियान फेज़ गैप है 4 पाई ओवर 5, वो 2 मीटर का इनका दरमियान फासला हो जाएगा, ठीक है. सो ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पैटर्न पर क्वेश्चन है, लेकिन ज़ाहिर है ये इक्वेशन आपको अभी याद होनी चाहिए है, और इसी पर अच्छे खासे क्वेश्चंस आप आसानी से जो फेज़ डिफरेंस वाले हैं और पाथ डिफरेंस वाले वो आसानी से आप कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव in second harmonic mode is established in a tube that is open at both ends. The length of the tube is 0.8 meters. What is the wavelength of the wave that makes up the standing wave? So wavelength हमने मालूम करना है, ठीक है, और कौन सा हार्मोनिक लिया गया है? सेकंड हार्मोनिक लिया गया है, ये यहाँ पर मेंशन है ऑलरेडी, ठीक है, और जो ट्यूब की लेंथ है वो 0.8 मीटर है. तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप इस केस में कि दोनों एंड्स ओपन हैं, तो इसमें ये हमारे पास इसकी शेप बनेगी, ये सेकंड हार्मोनिक की है, ठीक है, और इसमें अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो यहाँ से लेकर मैं वो पॉइंट्स नॉमिनेट कर देता हूँ, ठीक है, इधर से लेकर यहाँ तक
फिर यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक, नोड से लेकर दूसरे नोड तक, और फिर नोड से लेकर एंटी नोड तक। तो ये λ/4 हो जाएगा, ये λ/2 हो जाएगा, और ये भी λ/2 हो जाएगा, सॉरी λ/4 हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल जो अगर आप इसको एकोमोडेट करेंगे इस लेंथ में, सो एल विल बी इक्वल टू हाफ, और इन दोनों से भी हाफ बन जाएगा, सो एल विल बी इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, सो एक कंप्लीट वेव लेंथ इसमें एकोमोडेट कर रही है। क्योंकि एल की वैल्यू ऑलरेडी हम मालूम कर बताई जा चुकी है 0.8 मीटर, तो वेवलेंथ की वैल्यू भी इस वक्त 0.8 मीटर होगी। लेकिन ये आपको मैं बता दूं कि ये सिर्फ सेकंड केस के लिए वेवलेंथ ये होगी। जितना ये हायर हार्मोनिक्स में जाएगा उतनी ही उसकी वेवलेंथ जो है वो क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। ठीक है, सो ये 0.8 जो है ये आपके पास यहाँ पर ऑप्शन सी, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। The speed of sound in air is approximately 1500 मीटर पर सेकेंड, 5000, 330 और 50। तो ये सिंपल रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें ये वैल्यू जो है ये आपके पास इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है स्पीड ऑफ साउंड की। अगेन यहाँ पर एक और चीज़ है जो मिसिंग है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये ज़रूरी है मेंशन करना। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ एक है 1/हर्ट्ज़, 1/सेकंड स्क्वायर, सेकंड और हर्ट्ज़। तो जाहिर है इसमें भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, हर्ट्ज़ इज़ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है 10 कंप्लीट वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन 2 सेकंड्स। इफ द वेव लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें आपको 10 नंबर वेव्स बताई गई हैं 2 सेकंड्स में। तो आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी पर मालूम कर सकते हैं, 10 वेव्स डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, दैट विल बी 5 हर्ट्ज़। ठीक है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। वेवलेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है, सो इसको आप 0.2 मीटर लगा दें, और फिर 0.2 को भी इज़ इक्वल टू एफ लेमडा इंटू एफ, 0.2 को मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ, सो दैट विल बिकम 0.2 को 2/10 लगा दें। ठीक हो गया, और इसमें ये आ जाएगा 2 1s are 2, 2 5s are 10, 5 5 कैंसल। आपके पास जो जवाब आएगा वो आएगा 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 1 मीटर पर सेकंड विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। ये मैंने यहाँ पर कन्वर्जन इसलिए की थी कि समटाइम्स ये यहाँ पर भी सेंटीमीटर के भी जवाब में, मतलब सेंटीमीटर पर सेकंड में भी जवाब दे सकते हैं। तो आपको दोनों के मुताबिक जवाब का पता होना चाहिए है ताकि फिर आगे जाकर कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वेव्स which propagate by the oscillation of material particles are called as matter waves, mechanical waves, electromagnetic waves, microwaves। तो ये भी कोई आपके लिए इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड एज मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, ज़ाहिर है इनको मीडियम की ज़रूरत होती है। सो ये जो ऑसिलेशन ऑफ मटेरियल पार्टिकल का जिक्र किया गया है, सो दे नीड मीडियम टू प्रोपेगेट। अगेन ये रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है, वेव्स वाले चैप्टर से। पिछला क्वेश्चन जो था वो भी वेव्स वाले चैप्टर से था, लेकिन वो एप्लीकेशन बेस्ड था। 115 क्वेश्चन, लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव्स इन सेकंड हार्मोनिक मोड इज एस्टेब्लिश्ड इन ट्यूब। अगेन वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है जिससे पहले हमने किया था, तो इस पे टाइम ज़ाया नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 116 जो है, दैट इज अ वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टर्बेंस, हीटिंग, फ्रीजिंग, क्लैपिंग। सो बेसिकली अगर आप वेव की डेफिनेशन या वेव को समझते हैं तो ये क्या है, अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस है। और उस डिस्टर्बेंस को आप क्या करते हैं, 0.1 से 0.2 तक लेकर जाते हैं। ठीक है, ये एक मैकेनिकल तरीके से भी हो सकता है जिसमें ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल शामिल होंगे। जैसे कि एक स्ट्रिंग है, वो यहाँ पर टाई की गई है और यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको आपने डिस्टर्ब करना है, तो आप इसमें से वेव जनरेट करते हैं। जैसे ही इसको ये पहुँचेगा इस पॉइंट को, ठीक है, तो ये अपनी जगह से ऊपर या नीचे हो जाएगा और ऑटोमेटिकली दिस विल बी डिस्टर्ब्ड। या इसी तरह से आप बोलते हैं तो ज़ाहिर है दूसरे के कान जो है वो सुनते हैं, तो वह एनर्जी डिस्टर्बेंस वो सुनते हैं। और उसी के साथ मैकेनिकल के साथ साथ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस भी हो सकती है, और उस वक्त फिर हमारा पॉइंट जो है वो किसके थ्रू होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस के थ्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 118 जो है, दैट इज डिफ्रैक्शन इज प्रोमिनेंट व्हेन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज। अब ये एक जनरल टाइप कंडीशन है, हालांकि ये डिफ्रैक्शन वाला चैप्टर जो है ये एमडीकैट के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, लेकिन थोड़े बहुत आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर होना पड़ता है, बिकॉज स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ी हुई है, और ये एक बहुत जनरल सी इन्फॉर्मेशन है। That 5 times smaller as compared to large as compared with the mass of the obstacle, large as compared with the size of the obstacle, 1/2 as compared with the size of the obstacle। तो जाहिर है
क्या होना चाहिए, इतना लार्ज होना चाहिए है कि वो कंपेयर हो साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल के। तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन डी है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, फिर उसके बाद अगेन ये भी वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, वेव स्पीड पर फ्रीक्वेंसी इज इक्विवेलेंट टू। ठीक है, अब इसके लिए भी बेसिक इक्वेशन आपको मालूम होनी चाहिए है, वेव इज स्पीड इज इक्वल टू एफ लेमडा। सो वेव स्पीड पर फ्रीक्वेंसी, सो वेव स्पीड पर फ्रीक्वेंसी, तो ये किसके बराबर होगा, वेवलेंथ के। ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। 121, a stationary wave is formed in a pipe which is open at both ends. If two complete loops are formed and the wavelength of the wave is 10 centimeter, what is the length of the pipe? अब इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें आप देख लें कि दोनों एंड्स ओपन हैं, ठीक है, और वेवलेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। सो इस सिचुएशन में अभी जो हमने पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये वाला, तो इसमें आप देख सकते हैं ये वाला क्वार्टर हाफ लूप है और ये वाला भी हाफ लूप है और ये फुल लूप है। तो इस केस में दो लूप्स बन रहे हैं, ठीक है। सो बोथ साइड्स ओपन के लिए या बोथ एंड्स ओपन के लिए जो ज़ाहिर है आपके पास फार्मूला है दैट इज़ एल इज़ इक्वल टू एन लेमडा बाई टू, ठीक है। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि लेमडा इज़ इक्वल टू 2l बाई एन। तो ज़ाहिर है जब टू लूप्स कंप्लीट बन रहे हैं तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, सो 2 कैंसिल हो जाएगा, लेमडा l के बराबर होगा और यहाँ पर जवाब जो है ये 10 सेंटीमीटर होगा। इसमें अक्सर जगहों पर मिसाल के तौर पर अगर ये सोल्यूशन आप चेक करते हैं, या कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे रब्ता किया था इस बारे में, तो वो कह रहे थे कि कंप्लीट लूप्स नहीं, बेसिकली इसमें यह है जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर शो किया है कि दो लूप्स का बनना जो है वो यहाँ पर ये दो लूप्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये हाफ लूप है, ये एक लूप है और ये हाफ लूप है। सो दो लूप्स बन गए और ये अपने सेकेंड हार्मोनिक में है इस वक्त। तो इस वजह से आपके पास जो जवाब है इसका करेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर होगा। 122, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स ऑफ अ ट्रेवलिंग वेव इज 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है कि आपके पास फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की वैल्यू है, इफ द स्पीड ऑफ द वेव इज 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड देन द फ्रीक्वेंसी वुड बी। सो अब 10 सेंटीमीटर है तो आप इसको 0.1 मीटर कर दें और स्पीड की वैल्यू है 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 50 को आप कर दें 0.5 मीटर पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी है v बाई लेमडा, तो v है 0.5 और ये होगा 0.1। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन करेक्ट जवाब होगा, ठीक है, दैट विल बी 0.5 को अगर मैं बहुत सिंपल तरीके से भी आपको बताऊं कि ये पॉइंट हटाने के लिए इधर 10 लगा दें, ये पॉइंट हटाने के लिए इधर 10 लगा दें, 10 कैंसिल, 5 हर्ट्ज इसकी आपके पास फ्रीक्वेंसी आएगी। ऑप्शन सी जो है ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 122 था, ठीक है। कोशिश करेंगे कि इसमें भी हम आधे कम से कम कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर आधे रह जाएं, क्योंकि आई गेस कोई 220 तक क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 124 है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस executed in 1 second is called, it's a simple definition of frequency. नॉर्मली आप इसको नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड मुख्तलिफ तरीक़ों से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट इन ऑल द केसेस जो आंसर होगा दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कंप्रेशन एंड द सेंटर ऑफ रेयरफेक्शन इन लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इसमें अगर आप सिंपल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को ड्रॉ करें, जैसे लाइक मैं एक प्लेन कंसिडर करता हूँ, ठीक है, और इसमें हम कोशिश करते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव के मुताबिक मिसाल के तौर पर ये एक कंप्रेशन हम डिफ़ाइन कर दें और इसी के मुताबिक ये एक रेयरफेक्शन, फिर ये एक कंप्रेशन और ये एक रेयरफेक्शन। कंप्रेशन में जो पार्टिकल्स की डेंसिटी है वो ज़्यादा रखी जाएगी और रेयरफेक्शन में जो पार्टिकल्स की डेंसिटी है कंपैरेटिवली कम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा ये डॉट्स से जो पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेंस कर दिया है। इसी तरह से यहाँ पर इसको भी हम डेंस कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से और ये आपके पास रेयरफेक्शन हो जाएगा। सो एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन मिलकर ये कंप्लीट यहाँ तक, ठीक है, ये एक वेवलेंथ है। लेकिन अगर मैं
कंप्रेशन के सेंटर्स हैं, एग्जैक्टली इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक करता हूँ, तो ये बेसिकली मैंने हाफ वेव कंसिडर कर लिया, ठीक है। सो एक वेव जो है वो 2 पाई रेडियन के फेज़ के बराबर होती है। तो अगर आप हाफ वेव की बात करेंगे सो दैट विल बी पाई रेडियन। सो पाई रेडियन क्या होगा, 180 डिग्री होगा, और यहाँ पर आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन स्टैंडिंग वेव्स द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड इज। अगेन इसके लिए हमें फिगर की ज़रूरत है। सो ये एक फिगर हम ड्रॉ कर लेंगे, और ये चूँकि एक जनरल क्वेश्चन है, सो स्टैंडिंग वेव आप इसमें स्ट्रिंग की भी ऐड कर सकते हैं और लॉन्गिट्यूडनल भी। तो अगर हम मिसाल के तौर पर स्ट्रिंग की स्टैंडिंग वेव उसको यहाँ पर ड्रॉ कर लें तो थोड़ा सा आसान रहेगा। तो ये मैंने स्टैंडिंग वेव पैटर्न बना लिया है, ठीक है। अब इस स्टैंडिंग वेव पैटर्न में ये जो पॉइंट है ये एक नोड है और एक ये नोड, और इनके दरमियान जो है एक लूप कंप्लीट आई हुई है ये, ठीक है। तो इस तरह से इनके जो कंसेक्यूटिव नोड्स हैं इनके दरमियान जो गैप है वो λ/2 के बराबर होगा। सो इक्वल टू 1 वेवलेंथ, इक्वल टू 2 वेवलेंथ, इक्वल टू हाफ ए वेवलेंथ, इक्वल टू क्वार्टर वेवलेंथ। तो ये करेक्ट ऑप्शन जो है ये आपके पास क्या होगा, ऑप्शन सी। Next question is 127. The distance between two consecutive crests of a traveling wave is 10 centimeter. Again, ये इन्होंने किस चीज़ का कहा है, कंप्लीट वेव का। If the speed of the wave is 50 centimeter per second, then its frequency will be. So again फ्रीक्वेंसी के लिए आपको v by lambda यूज़ करना पड़ेगा। v की वैल्यू है 50 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो हम ये 0.5 लगा लेंगे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके, और वेवलेंथ की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, इसको 0.1 मीटर कर देंगे, 0.11 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से और इस तरह से रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा 5 हर्ट्ज़। पहले भी हो चुका है लेकिन मैंने यहाँ पर दोबारा रिपीट कर दिया है ताकि अगर किसी को समझ नहीं आई तो क्लियर हो जाए। The negative sign f is equal to minus kx indicates that f is directed opposite to x, f is directed along x, f is always equal to x, none of the above. तो बेसिकली ये जो कंडीशन बनती है रिगार्डिंग दी रिस्टोरिंग फोर्स, सो इसका हमेशा मकसद हम क्या लेते हैं, वो ये लेते हैं कि अगर मैं एक लाइन डिस्क्राइब करूं और उसके ऊपर एक बॉडी ऑसिलेट कर रही है, ये उसका एक एक्सट्रीम हो जाए या उसका दूसरा एक्सट्रीम और ये मिड पॉइंट हो जाए, तो इसमें एक्स आपके पास हमेशा ओ से लेकर ए तक होगा, ये बी हो गया, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए ए और बी, और रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा एक्सट्रीम से मीन की तरफ होगी, ठीक है। तो इस वजह से एफ जो है इज ऑलवेज डायरेक्टेड अपोजिट टू एक्स। तो चाहे मैं इधर भी डिस्प्लेसमेंट करूंगा तो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन मीन पॉइंट की तरफ होगी। सो इस वजह से ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 129 क्वेश्चन इज लाइट ऑफ वेवलेंथ 450 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ऑन विच 5000 लाइन्स पर सेंटीमीटर। तो चूंकि ये क्वेश्चन जो है ये आपके इस वक्त सिलेबस में नहीं है, पूरा चैप्टर ही एक्सक्लूडेड है, सो डोंट नीड टू गो विद दिस सॉल्यूशन। Question number 130. A transverse wave on a string has an amplitude A. A tiny spot on the string is colored red. As 1.5 cycle of the wave passes by, what is the total distance traveled by the red spot? ठीक है, तो इसकी भी आप मिसाल के तौर पर अगर आप ड्राइंग समझना चाहते हैं तो ये एक लाइन है, वो स्ट्रिंग की एग्जांपल ले लें आप, और इसके ऊपर मिसाल के तौर पर हमने एक रेड स्पॉट किसी जगह पे रख दिया है, ठीक है, अ टाइनी स्पॉट कलर्ड रेड। अब 1.5 साइकिल्स ऑफ द वेव्स पासेस, ठीक है, 1.5 मतलब 1.5 वेव्स इस पर से पास हो गए हैं। तो अगर मैं यहाँ पर अभी एक वेव पूरी मतलब एक ट्रैवलिंग वेव शो कर लूँ तो इसमें आप देखें कि अब यहाँ पर एक कंप्लीट वेव में जो डिस्टेंस होता है, सिंपल सी बात है कि वो 4 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड होता है। तो ज़ाहिर है 4 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड क्या हो गया, 4 है, लेकिन 1.5 है, इसका मतलब ये है कि हाफ वेव और भी गई है। सो हाफ वेव का मतलब क्या हो गया, मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक एम्पलीट्यूड हो गया, ये दूसरा एम्पलीट्यूड हो गया। तो मिसाल के तौर पर हाफ वेव में या हाफ ऑसिलेशन में आपके पास एम्पलीट्यूड कितना होता है, सॉरी डिस्टेंस कितना होता है, 2a के बराबर। अगेन आप इसको इस तरह से भी तो समझ सकते हैं कि अगर मैं इसको इधर से ड्रॉ कर लूँ
ठीक है। और ये स्पॉट्स में मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ, ये इसका एक एक्सट्रीम, ये मीन, ये दूसरा एक्सट्रीम। तो इसमें ये जो वैल्यू है ये एक ही है ठीक है, एम्पलीट्यूड। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन में 4 टाइम्स होता है, और ज़ाहिर है जब दूसरा भी हाफ ऑसिलेशन होगा तो 2 टाइम्स और हो जाएगा, 2 टाइम्स एम्पलीट्यूड और हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 6a। अगेन अच्छा क्वेश्चन था ये, एप्लीकेशन बेस्ड। Whenever a transverse wave traveling in a denser medium is reflected from a boundary of the rarer medium, तो दो चीज़ें हैं, रेयर से अगर रिफ्लेक्शन होगी तो नो चेंज, डेंसर से होगी तो 180 का चेंज आएगा। An incident crest on reflection disappears, an incident trough on reflection becomes double, an incident crest on reflection becomes a trough, an incident crest on reflection remains crest। तो ये आपके पास जो ऑप्शन डी है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। A traveling wave with a transverse wave has an amplitude a of wavelength lambda. What is the minimum distance between a crest and a trough in the direction of propagation of a wave? So crest और trough के दरमियान जो फासला है, मतलब गैप है, सो वो बेसिकली किसके बराबर होना चाहिए है, हाफ लैम्डा के। क्योंकि अगर मैं अगेन यहाँ पर आपके सामने इसको ड्रॉ करूँ तो इसमें आप देखें, अगर मैं यहाँ पर क्रेस्ट और ट्रफ ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये मिसाल के तौर पर ये एक क्रेस्ट है, ये दूसरा ट्रफ है, फिर ये क्रेस्ट है, फिर ये ट्रफ है। तो अगर एक क्रेस्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ये रेड पॉइंट जो मैंने मेंशन कर दिया है, और दूसरा ट्रफ, उसके बाद अगला ट्रफ जो है वो यहाँ से कर रहा है, तो ये डिस्टेंस वो बेसिकली मांग रहे हैं। सो ये लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। अब अगर इस क्रेस्ट और इस क्रेस्ट के दरमियान फासला होता तो इस पॉइंट 1 और 2 के दरमियान फासला हम लेते तो ये पूरा लैम्डा हो जाता। सो प्रेजेंट सिनेरियो में हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या होगा, दैट विल बी द ऑप्शन डी, दैट इज लैम्डा बाई 2। Next question is, a stationary wave is formed in a pipe which is open at one end. If length of the pipe is L, then what is the maximum possible wavelength of the wave? ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ का मतलब यह है कि सबसे जो बड़ी वेवलेंथ होगी वो क्या होगी। अब जाहिर है अगर विच इज़ ओपन एट वन एंड, अब इसके लिए अगेन वी नीड सम काइंड ऑफ ड्राइंग। अब ये मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब इसमें जो सबसे ज़ाहिर है यहाँ पर भी हमें इसको बंद करना पड़ेगा, ये एक साइड से बंद है। तो अगर मैं ये करूँगा सो ये सबसे पहले फॉर्मेशन है जो इसके अंदर बनती है, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो फासला है वो लैम्डा बाई 4 के बराबर बनता है। ये टोटल लेंथ को ऑक्यूपाई करता है। सो लैम्डा बाई 4 इक्वल्स एल एंड लैम्डा इक्वल्स 4L। दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, क्योंकि जब इससे अगले लेवल पर हम जाते हैं तो वेवलेंथ की वैल्यू रिड्यूस होती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। A stationary wave is formed in a pipe which is open at both ends. If length of the pipe is 10 centimeter, then what is the maximum possible wavelength of the wave? Again, अब वही क्वेश्चन है लेकिन दूसरे तरीके से पूछा गया है। बोथ एंड्स के लिए 10 सेंटीमीटर की पाइप बताई गई है। अगेन इसके लिए वी नीड ड्राइंग। तो ये अच्छी बात है कि आप इसको ड्राइंग के थ्रू समझ जाएं, क्योंकि बार बार फिर उसको रटा नहीं लगाना पड़ेगा आपको। ओके, तो हम इसको, अच्छा अब यहाँ पर अगेन मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ की बात हो रही है, तो इसमें आपको सबसे पहला देखना पड़ेगा, और सबसे पहला कौन सा है, ये वाला, जिसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक एंटी नोड से दूसरे एंटी नोड तक जो फासला होता है वो लैम्डा बाई 2 के बराबर आएगा। दैट विल बी एल। एल की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। सो लैम्डा बराबर आ जाएगा 2L के, एंड दैट विल बी 20 सेंटीमीटर। करेक्ट ऑप्शन जो है दैट विल बी 20 centimeter. Question number 135. In a periodic wave, the distance between, again क्या क्वेश्चन है जनाब, two consecutive crest is known as, ऑप्शंस हैं wavelength, amplitude। ज़ाहिर है consecutive crests हैं तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है that will be wavelength। अच्छा 136 क्वेश्चन है, ये कोई मिसिंग है यहाँ पर स्टेटमेंट में। एंड ओनली ऑड हार्मोनिक आर जनरेटेड विच आर गिवन बाय द इक्वेशन। अच्छा, ऑड हार्मोनिक्स जो हैं वो तो आपके पास ज़ाहिर है ये ओपन एट वन एंड की बात हो रही है, ठीक है। और ज़ाहिर है जो ओपन एंड वन एंड के लिए आपके पास करेक्ट इक्वेशन होगी दैट विल बी NV बाई 4L, ठीक है। तो ये जो FN बनता है वो NV बाई 4L बनता है। अब ये N जो है ये ऑड होता है, तो इसमें आपके पास पहले वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि n की जगह 1 लगाएंगे तो V बाई 4L हो जाएगा, 3 लगाएंगे
तो 3v/4l हो जाएगा, एंड इस तरह से 5v/4l। सो ये एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ उसके जो कंफर्म्ड इक्वेशन है उसके बारे में ये क्वेश्चन किया गया है। Question number 137. A stationary wave is set up in a pipe of length L which is open from both ends. There are three nodes. How many antinodes are there in stationary wave? अब ये क्वेश्चन भी ऐसा क्वेश्चन है कि बेसिकली ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है। क्यों? वजह यह है कि जब भी आप स्टेशनरी वेव्स किसी पाइप के अंदर बनाते हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ एंटी नोड्स हैं दैट विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ नोड्स। मैं आपको एक दो एग्जांपल्स बताता हूँ। ये देखें, मैंने एक पहले वाला पैटर्न, लेट से ये मैं दूसरे वाला हार्मोनिक पिक कर रहा हूँ। अब इसमें देखें, ये एक एंटी नोड, ये दूसरा एंटी नोड, ये तीसरा एंटी नोड, ये एक नोड और ये दूसरा नोड। सो एंटी नोड्स जो हैं वो 3 हैं और नोड्स जो हैं वो 2 हैं। एक दूसरा भी पैटर्न यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ। ये इस तरह से, इसके मुकाबले में जो पहले वाला है तो वो आप ड्रॉ कर लें। सो इसमें आप देखें, यहाँ पर एक एंटी नोड, ये दूसरा एंटी नोड और ये नोड। सो 2 एंटी नोड्स हो गए जिनको मैंने सर्कल कर दिया है, और ये जिसको मैंने स्क्वायर में बंद कर दिया है ये नोड हो गया है। सो हमेशा एंटी नोड्स की तादाद जो है वो नोड से एक नंबर कम ज़्यादा होगी। सो विच इज़ ओपन एट देर आर 3 नोड्स, सो ऑटोमेटिकली नो एंटी नोड्स की तादाद जो है वो 1+ हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी 4। अगेन 138 क्वेश्चन है, अ वेव हैव द स्पीड 0.5 मीटर पर सेकेंड इफ इट्स वेवलेंथ इज 1.5 मीटर, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वेव? सो पीरियड ऑफ द वेव मतलब टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम पीरियड। ठीक है, सो अब इसमें अगेन वही चीज़ यूज़ हो रही है कि v इज इक्वल टू एफ लेमडा है। आपको पहले f की वैल्यू मालूम करनी है v/λ से। v है 0.5 और लेमडा है 1.5। तो इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है, इसको भी पॉइंट को हटा कर 10 कर दें, इस पॉइंट को भी हटा कर 10 कर दें, 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 ज़ार 15, f की वैल्यू आ जाएगी 1/3 हर्ट्ज़। लेकिन आपको टाइम चाहिए, तो टाइम किसके बराबर है? 1/f। सो 1/3 का रेसिप्रोकल ले लें 3, तो ये आपको जो पीरियड मिलेगा दैट विल बी 3 सेकेंड। ठीक है, तो ये इसके 3 सेकेंड इसकी वैल्यू हो जाएगी। थोड़ा सा मसला यहाँ पर इन्होंने किया है क्योंकि सेकेंड की जगह इन्होंने मीटर लगा लिया है। सो आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है दैट विल बी ऑप्शन बी, बट यूनिट करेक्ट होना चाहिए। 139 wavelength of a traveling wave is 20 centimeter. What is the phase angle between 2 points separated through a distance of 25 centimeter? Again, phi is equal to 2 pi by lambda. अभी आपको भी ये इक्वेशन याद हो गई होगी, अच्छी बात है। फाई की वैल्यू आपको फेज एंगल मालूम करना है और 25 सेंटीमीटर उनका डिस्टेंस है। सो 25 मैं इधर लगा लूँगा, 2 पाई लैम्डा की जगह मैं 20 सेंटीमीटर लगा दूँगा। अब इसको कैंसिलेशन करना है आपने, 2 1s are 2, 2 10s are 20 और 5 2s are 10 और ये बन जाएगा 5 5s are 25। सो ये आ जाएगा 5 पाई बाई 2। 5 पाई बाई 2 से आपके पास जवाब आएगा 2.5 पाई। तो इस तरह से आपके पास जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट विल बी दिस वन। लेकिन यहाँ से एक पाई हटाना पड़ेगा क्योंकि बेसिकली 2.5 पाई ये रेडियन है। ठीक है, ये यहाँ पर डबल पाई नहीं आएगा, तो ये इन्होंने टाइपो इशू है यहाँ पर। Okay, the direction of restoring force is always towards right hand, upward, rest of the mean position, extreme position. Rest और mean position, ज़ाहिर है जो रेस्ट स्टेट है यहाँ पर एक डाउट होता है हमेशा क्योंकि रेस्ट स्टेट एक्सट्रीम पोजीशन भी होती है। सो एग्जैक्ट आंसर जो है दैट विल बी द मीन पोजीशन। ये रेस्ट वाला पॉइंट जो है ना, ये वो हो सकता है इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो फिर आपके पास ये बात ठीक थी। अदरवाइज एनीवन कैन क्लेम कि ये एक्सट्रीम पोजीशन पर भी तो ये रेस्ट में होता है। A star moving away from the earth shows green shift, तो जाहिर है ये आपके पास रेड शिफ्ट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर ये नज़दीक आ रहा होता तो उस वक्त ये ब्लू शिफ्ट में आ रहा होता उसकी वैल्यू। When path difference between two waves are integral multiple of wavelength, the resultant effect is called destructive, constructive, beats, diffraction. Path difference between two waves are integral multiple of wavelength। ठीक है, तो जाहिर है पी डी पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा।
तो उस वक्त हमारे पास कौन सी चीज़ होगी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। When a monochromatic light travels from a glass into air, so glass जो है ये denser है, air rare है, its frequency and wavelength both stays same, its frequency stays same but wavelength increases, its frequency increases but wavelength stays same, its frequency decreases and wavelength increases. तो इसमें आप देखें कि ग्लास से जब एयर की तरफ लाइट जाएगी तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज एयर में जो स्पीड है लाइट की वो ग्लास के मुकाबले में कम है। सो यहाँ पर बेसिकली वेवलेंथ का इंक्रीज जो है, क्योंकि ज़ाहिर है v इज इक्वल टू एफ लेमडा है, या आप इसको c इज इक्वल टू एफ लेमडा कर दें, सो लेमडा बढ़ेगा, c भी बढ़ेगा, लेकिन f की वैल्यू अनचेंज्ड। और ये चाहे आप साउंड वेव्स के लिए भी करेंगे तब भी वही सिचुएशन होगी। सो इस तरह से करेक्ट ऑप्शन आपके पास होगा ऑप्शन बी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज 60 हर्ट्ज, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू पास 20 कंप्लीट वेव्स फ्रॉम अ पॉइंट। अब 60 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब क्या हुआ कि 60 साइकिल्स आर वेव्स। चलें जी, साइकिल्स मैं हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे, वहाँ पर बात वेव्स की हो रही है। सो वेव्स पर सेकंड है। तो इसका मतलब ये है कि टाइम कितना होगा 20 कंप्लीट वेव्स के लिए, कितना टाइम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो प्रोविज़न दी गई है इसकी वो क्या है कि 60 उसकी 60 वेव्स एक सेकंड में होते हैं। तो ज़ाहिर है 20 जो है वो 60 का उसको मतलब 1/3 बन रहा है। तो ऑटोमेटिकली आपका जो एक सेकंड है उसको आप क्या कर दें 1/3 सेकंड कर दें, तो इस तरह से आपको ये चीज़ मिल जाएगी 1/3 सेकंड। A stationary wave is set up in a pipe of length L. If the pipe is open at one end and closed at the other, what is fifth harmonic frequency, first harmonic frequency? तो इसमें सो बेसिकली अगर आप इस पर गौर करें, ये एक्चुअली फिफ्थ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस मालूम कर रहे हैं। अभी हमने कुछ देर पहले एक इक्वेशन बनाई थी, ये F1 की जगह मैंने लिखा था NV/4L। ये V/4L F1 है, लेकिन ये जो N है ये ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है। सो इसमें अगर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी में लूंगा तो वो क्या बनेगी, F1 इज इक्वल टू V/4L, और जो मैं फिफ्थ फ्रीक्वेंसी लूंगा दैट विल बी 1 2 3 4 5 9 V/4L। तो मैं अगर F5 को F1 पे डिवाइड करूंगा सो दैट विल बी 9V/4L डिवाइडेड बाई V/4L। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, रेशो आएगा 9। यहाँ पर ऑप्शंस में ये नहीं दिया हुआ, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा 9, अगर ये क्वेश्चन इस तरह से है, क्योंकि बाकी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आ रही। सो फिफ्थ फ्रीक्वेंसी का हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट के साथ रिलेशन जो है वो क्या बनेगा, रेशो 9 बनेगा। The 2 points of a medium are separated through a distance of 10 centimeter. What is the phase angle between the 2 points if the wavelength of the wave is 0.1 meter? Again the same equation, 2 pi by lambda into x. So x की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में कर लेते हैं क्योंकि वेवलेंथ मीटर में है। सो 0.1 2 पाई और लेमडा की वैल्यू भी 0.1 मीटर बन गई है। और फाई क्या बन जाएगा अभी हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है कि फाई कितना बन रहा है। सो अगेन सिंपल सी बात है, 0.1 आपके पास हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। और फाई की वैल्यू जो है वो 2 पाई आ जाएगी। अगेन ये 1 पाई मिस नहीं है यहाँ पर। सो ऑप्शन बी जो है ये आपके पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। द वेव्स विच प्रोपिगेट बाई द ऑसिलेशन ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, अभी कुछ देर पहले ही ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। सिंपल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मैकेनिकल वेव्स। द ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट ओवरशूट्स द रेस्ट पोजीशन ड्यू टू, रेस्ट पोजीशन मतलब इसकी मीन पोजीशन जो है, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स, इनर्शिया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो अगेन किसी भी ऑसिलेशन में मीन पोजीशन को ओवरशूट करने का जो मेन रीज़न है वो क्या है, इनर्शिया। ये इसका मिसाल के तौर पर मीन हो गया, ये दो एक्सट्रीम हो गए ए और बी। तो अगर एक ऑब्जेक्ट इधर से आ रहा है, लेट्स से ये एक बॉल हमने छोड़ा है और वो यहाँ तक आता है, ठीक है, तो इसको इधर से ये ओ से बी की तरफ शूट करने की वजह जो है वो इसकी इनर्शिया है। मिकेलसन्स इंटरफेरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये भी जाहिर है आउट ऑफ सिलेबस है इस वक्त। ओके
A monochromatic light is incident on two slits and interference pattern is produced on screen at the distance L. Now if one slit is covered, no light is coming from it. What is the change in pattern on the screen? टेक्निकली ये इंटरफेरेंस से रिलेटेड है, तो ज़ाहिर है चैप्टर 8 में इंटरफेरेंस की बात हो रही है, सो वी विल कंसिडर के इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम इज डिक्रीज, द विड्थ ऑफ द आउटर मैक्सिमम इज डिक्रीज, द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम विल इंक्रीज, लेस नंबर ऑफ फ्रिंजेस विल बी ऑब्जर्व्ड. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सिचुएशन है उसके मुताबिक दो स्लिट्स में से एक स्लिट जो है वो कम कर दी गई है, तो ऑटोमेटिकली जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है. सो इस वजह से लेस नंबर ऑफ फ्रिंजेस आपको क्या करेंगे, मिलेंगे, क्योंकि जाहिर है जितना ज़्यादा सोर्सेज होंगे उतना ही आपका जो फ्रिंजेस है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी. क्वेश्चन नंबर 151. अ स्टेशनरी वेव इज सेट अप ऑन अ स्ट्रिंग विच इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स. The frequency of the wave is 400 Hz. The speed of the wave is 480 मीटर per second. Then what is the length of the string? तो जाहिर है इसके लिए आपको जो इसकी बेसिक इक्वेशन है उसकी तरफ जाना पड़ेगा. सो यहाँ पर जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है F इज इक्वल टू V बाई 2L बनती है. ये इसकी इक्वेशन है. हमें L की वैल्यू चाहिए है, सो L बन जाएगा V बाई 2F. वैल्यू स्पॉट कर दें. V की वैल्यू है स्पीड की 480 बाई 2 इंटू 400, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है. ये 1 0 कैंसिल हो गया. 2 24 आर 48. फिर उसके बाद आ जाएगा कि आप इसको कर दें डिवाइड 4 10 आर 40, 1 4 6, तो ये 6 बाई 10 आ जाएगा और इससे आपके पास आएगा 0.6 मीटर. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इंफॉर्मेशन अच्छी खासी दी गई थी, लेकिन ज़ाहिर यही क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अकल इस्तेमाल करके निकालनी है. The waves which propagate by the oscillation of material particles, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, mechanical waves. As the wavelength of the light used is increased, the distance between bright fringe in the interference pattern, तो क्या होगा, ये भी इंक्रीज होगा. ठीक है, और इसमें आपको डेल्टा वाई जो है m, बल्कि ये m नहीं होता, लेमडा एल बाई डी. तो ज़ाहिर लेमडा को, हालांकि ये भी आपसे आउट ऑफ कोर्स है इससे, लेकिन लेमडा को बढ़ाएंगे तो डी में उसकी डेल्टा वाई की वैल्यू भी बढ़ेगी. अ वेव पासिस थ्रू अ मीडियम. ईच पार्टिकल ऑफ द मीडियम परफॉर्म्स 100 कंप्लीट वाइब्रेशंस इन 5 सेकंड्स. व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी? तो 100 को 5 पे डिवाइड कर दें. ठीक है, 100 कंप्लीट वाइब्रेशंस हैं और 5 सेकंड है, तो 100 को अगर आप 5 पे डिवाइड करेंगे जवाब कितना आएगा, सोचें, 20 हर्ट्ज़. A line normal to the wave front showing the direction of propagation of light is called as ray of light. ये तो आपने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा, सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है. बाकी क्वेश्चंस जो है आई गेस कोई 50-60 तक क्वेश्चंस रह गए हैं, वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लास्ट वीडियो में करेंगे. कोशिश करें कि इन क्वेश्चंस को समझें, बिकॉज ये एक बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है. ऑलमोस्ट जितना भी कोर्स है उस पर इतने डिटेल क्वेश्चंस हैं इस सीरीज़ में कि बहुत आसानी से आप सारा कोर्स जो है वो कवर कर सकते हैं. ठीक है, चैनल को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. लाइक भी करें और अपने क्लास फेलोज़ के साथ और अपने सीनियर्स जूनियर्स जिनके साथ भी आपकी वो है अंडरस्टैंडिंग है, मिसाल के तौर पर आप उसको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, और मैं ख़ुद भी चाहता हूं कि इस वीडियो से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचे, तो आप उनके साथ शेयर करें. थैंक यू.